दोस्तों, एशिया में स्थित कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो पूरी तरह लैंडलॉक है, यानी कि ज़मीन से घिरी हुई है। ये झील क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो इस हिसाब से मॉडर्न डे जर्मनी से भी बड़ा हो जाता है। ये झील भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक बहुत ही खास जगह पर मौजूद है, क्योंकि इसकी सीमा 5 देशों से लगती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में रूस, उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान स्थित है। इन पांचों देशों को कैस्पियन तटवर्ती राज्य कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये सभी देश एक दूसरे के निकट भी हैं और सागर के संसाधनों और प्रबंधों में इनकी दिलचस्पी एक जैसी है। अब अगर हम इस झील या सागर की भौगोलिक रूप को समझने की कोशिश करें तो भूवैज्ञानिक रूप से इसकी रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस सागर या झील का जो तल है वो महाद्वीपीय ग्रेनाइट की बजाय समुद्री बेसाल्ट से बना है। अब इस बात को ध्यान से समझ लो। जो समुद्री बेसाल्ट होता है वो समुद्र के तल पर बिछी हुई आग्नेय चट्टान की परत होती है, जो लावा के ठंडा होने से बनती है। वहीं जो महाद्वीपीय ग्रेनाइट होता है वो महाद्वीपों की धरती की सतह के नीचे फैली हुई एक आग्नेय चट्टान की परत होती है, वो भी लावा के ठंडा होने से बनती है, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। महाद्वीपीय जो ग्रेनाइट होता है उसमें सिलिका ज़्यादा होता है और जो समुद्री बेसाल्ट होता है उसमें सिलिका कम होता है। तो ये जो कैस्पियन सागर है इसका जो तल है वो समुद्री बेसाल्ट से बना हुआ है। इससे वैज्ञानिकों को एक बात पता चली कि ये जो झील है ये एक बहुत पुराने समुद्र पैराटेथिस का एक भाग है। मतलब पैराटेथिस नाम का एक सागर था, उसी का एक बचा हुआ हिस्सा है। इसकी उम्र लगभग 30 मिलियन साल है, लेकिन 5.5 मिलियन साल पहले समुद्र का स्तर जो है वो अपने आप कम होता चला गया और ज़मीन जो है एक बड़े बदलाव के थ्रू ऐसी बन गई, मतलब घिर गई। इस वजह से ये जो हिस्सा है ज़मीन से घिर गया और लैंडलॉक हो गया। तब से लेकर आज तक वहाँ पर बसने वाली अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा। कुछ इसे खजास्क के नाम से जानते हैं, कुछ ख्वालिस्क के नाम से जानते हैं और कुछ गिरकास्क के नाम से जानते हैं। अब इस भूवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद। वो विवाद ये है कि इस जगह को एक सागर कहा जाए या फिर झील कहा जाए। अब हो सकता है कि इस इलाके से जो बाहर लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनके लिए ये विवाद ही ना हो कि भाई झील कह लो या सागर कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन आसपास के देशों के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है और उसका कारण ये है कि इस सागर के अंदर या फिर इस झील के अंदर मौजूद है प्राकृतिक गैस और तेल। जी हाँ, देखिए, अगर इसको सागर कहा जाएगा तो इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगेगा, जिसको आप UNCLOS भी कहते हो। इस कानून के तहत ये तय होगा कि इस सागर का कितना पानी कौन से देश को मिलेगा, कहाँ तक तेल और गैस निकालने का हक मिलेगा किसी देश को, और साथ ही मछली पकड़ने का कितना अधिकार होगा जो किसी देश को मिलेगा। साथ ही जो तेल, गैस और मछली है इसके बंटवारे पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। तो मतलब आज तक कोई देश जितना तेल निकालता आ रहा है, जितना गैस निकालता आ रहा है, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर इसको झील मान लिया जाए तो इसका मतलब इसके जो संसाधन हैं वो यही देश आपस में बांट के खाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जो देश ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि रशिया है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है कि वो अपना डोमिनेंस दिखाए। तो ऐसी स्थिति में सब मिलकर मालिक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर कोई दो देश मिलकर द्विपक्षीय समझौता कर लेंगे, तो इस पर विवाद खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में इसको ना सागर कहा जा सकता है ना झील कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों पे ही झगड़े चल रहे हैं। अब दोनों पक्ष अपना अपना तर्क भी देते हैं। जो लोग इसे सागर कहते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि इसका जो तल है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है जो सागरों के अंदर होती है, तो ऐसे में ये सागर ही कहलाया जाएगा। लेकिन झील वाले पक्ष के लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जमीन से पूरी तरह घिरा हुआ है, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है समुद्र की तरफ, तो आप इसको समुद्र कैसे कह सकते हो, सागर कैसे कह सकते हो। ये तो झील है और सिर्फ तटवर्तीय राज्यों या फिर तटवर्तीय देशों का ही इसके ऊपर हक है। अब इस विवाद के चक्कर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उनमें से एक तो ये है कि जो आसपास के देश हैं उनके बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है कि भाई इसको सागर कहना है कि झील कहना है। दूसरा ये है कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो इसके आसपास चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि आप बड़े बड़े पोर्ट्स बनाओगे, बंदरगाह बनाओगे और भी परियोजनाएं बनाओगे, वो भी अटक जाएंगी। क्योंकि अगर इसको हमने झील माना, कल को ये सागर निकला, तो हमें इसे उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा, उस हिसाब से परियोजना बनानी पड़ेगी, तो उसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। तो योजनाएं जो हैं वो अटकी पड़ी हैं। वहीं तीसरी बात यह है कि इस विवाद के चक्कर में जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर निवेश करने से कतरा रही हैं कि निवेश किया जाए कि नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि पैसा डूब जाएगा।
तो इतना बड़ा विवाद जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। अगर हम कैस्पियन सागर की भौगोलिक विशेषताओं को समझें तो समझो कि इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 208 मीटर से 211 मीटर के बीच में है और इसकी अधिकतम गहराई जो है वो 1025 मीटर तक जाती है। मतलब एक ऐसा स्थान भी है जो लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा है इसके अंदर। जल वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कैस्पियन सागर को लगभग 130 से ज़्यादा नदियों से पानी मिलता है, लेकिन इसका जो 90% पानी है यानी 90% ताज़ा पानी है वो सिर्फ 5 ही नदियों से आता है, जिसमें मुख्य है वोल्गा, यूराल, तेरक, सुलाख और कूरा नदी। उनमें से भी अगर अकेली वोल्गा नदी की बात करोगे तो पूरे समुद्र के कुल प्रवाह का 80% हिस्सा जो है वो वोल्गा नदी से आता है। तो वोल्गा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर एक बात आपको और जानने को मिलेगी कि चूंकि इसकी गहराई अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग है, यही कारण है कि इस सागर में लवणता भी अलग अलग है। मतलब किसी हिस्से में ज़्यादा लवणता है, ज़्यादा खारापन है, किसी में थोड़ा कम है। उसको भी आप 4 हिस्सों में बांट सकते हो। एक हिस्सा तो हो जाता है वोल्गा नदी डेल्टा, जो आपको यहाँ नजर आएगा, जो वोल्गा नदी की मदद से बनता है। अब चूंकि ताज़ा पानी यहाँ पर आता है, इस वजह से यहाँ की लवणता थोड़ी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बना हुआ है। वहीं उत्तरी क्षेत्र की आप बात करोगे तो इसकी लवणता हल्की सी ज़्यादा है, लगभग 10% तक है, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तरी भाग में होने की वजह से सर्दियों में ये जम जाता है, बर्फ़ जम जाती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा ज़्यादा नमकीन है। मध्य और दक्षिणी हिस्से में आओगे तो ये हिस्सा सबसे ज़्यादा गहरा भी है और काफ़ी ज़्यादा खारा भी है। इतना ज़्यादा खारा है कि यहाँ की सांद्रता लगभग 10 से 14% तक है लवणता की। मैं आपको बता दूं कि जो समुद्री मछलियां हैं वो इसी एरिया के अंदर पलती हैं ज़्यादातर। और आखिर में जो हिस्सा आता है वो है गारा बोगस कोल, जो कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर स्थित है। वो जो है सबसे ज़्यादा खारा माना जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी अक्सर सूख जाता है और नमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि ये अत्यधिक खारा है। कैस्पियन सागर खारा होने के बावजूद जैव विविधता का समर्थन करता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 733 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है, 100 मछली की प्रजातियाँ पाई जाती है और 312 जल पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है कैस्पियन सागर और उसका भूगोल और साथ ही उसका विवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।